मुझे पता है कि आपको मल्टी बैगर शेयर या फिर एक अच्छा स्टॉक पिक करने के कुछ तरीके पता है, जैसे बिजनेस की स्टडी करना, फंडामेंटल्स की स्टडी करना। लेकिन इसमें एक चीज ये कमी होती है कि जैसे जो फंडामेंटल्स होते हैं वो कंपनी का पुराना परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि पास्ट में उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जैसा वो कंपनी पास्ट में परफॉर्म की है वैसा ही फ्यूचर में भी करेगी। इसलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी प्रेजेंट मतलब आज के टाइम पे क्या ऐसा कर रही है जिसकी वजह से वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करती रहेगी। ये चीज जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताई है जिसे देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि दो कंपनी, सपोज मान लीजिए सेम इंडस्ट्री की आप दो कंपनी उठाते हैं, मान लीजिए फार्मा इंडस्ट्री हो गई, दो छोटी कंपनी आप उठाते हैं, लगभग सेम ही है, मान लीजिए स्मॉल कैप है या फिर मिड कैप है। अब आपको ये जानना है कि इन दो कंपनी में से फ्यूचर में कौन बेटर करेगा। तो आप मेरी ये ट्रिक यूज करके ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजिली कि दोनों में फ्यूचर में कौन ज्यादा रिटर्न आपको दिला सकेगा। इस वीडियो के एंड में मैंने एक डेटा दिखाया है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप अगर उसको देखोगे तो आपको आश्चर्य मतलब सरप्राइज जरूर होगा। सबसे पहले मैं आपको बिजनेस मोड के बारे में बताता हूँ। कोई भी अच्छी कंपनी जो होती है उसके पास बिजनेस मोड जरूर से होता है। बिजनेस मोड मतलब कोई स्पेशल चीज जो उस कंपनी को बाकी कंपनियों से अच्छा बनाती है। जब तक किसी कंपनी का बिजनेस मोड मेंटेन रहेगा तब तक वो कंपनी फ्यूचर में अच्छा करती रहेगी। और कंपनी के पास जो एग्जिस्टिंग मोड होता है वही कंपनी नए नए मोड्स भी बनाती रहती है इन्वेस्टमेंट कर करके। तो मान लीजिए कोई बहुत छोटी कंपनी जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, अगर आप ये पता लगा सकें कि क्या वो बिजनेस मोड बनाने में इन्वेस्टमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अगर आपको ये पता लगता कि वो कंपनी काफी पैसा इन्वेस्ट कर रही है बिजनेस मोड बनाने में, तो आप गारंटी के साथ बोल सकते हो कि फ्यूचर में वो कंपनी अच्छा करेगी। बिजनेस मोड के अंडर में क्या क्या आता है उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कंपनी की जो ब्रांड होती है वो बिजनेस मोड में आती है, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, नेटवर्क्स, रिलेशनशिप। तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि कोई कंपनी इन सब चीजों को बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर भी रही है कि नहीं। हम इन्हें इंटेंजिबल्स कहते हैं। इंटेंजिबल्स मतलब ऐसी चीजें जो दिखाई ना पड़े। तो कोई कंपनी अगर मशीन खरीदती है या कोई फैक्ट्री बनाती है तो वो चीजें हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है, कंपनी यहाँ पे पैसा लगा रही है, सामने मशीन है, फैक्ट्री है, प्लांट है। बट ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती है। हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि ये चीजें जो हमें दिखती नहीं है उसमें कंपनी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कर भी रही है कि नहीं कर रही है, कर रही है तो बाकी कंपनियों से कितना ज्यादा कर रही है। जितना ज्यादा आजकल क्या हो गया है, जितना ज्यादा कंपनीज इन चीजों में इन्वेस्ट कर रही हैं वही कंपनी ग्रो करती जा रही है फ्यूचर में और बाकी कंपनीज को पीछे छोड़ती चली जा रही हैं। मैं इस वीडियो में आपको कंपनीज का एग्जाम्पल दिखा के ये सारी चीजें बताऊंगा। तो फाइनली आपको पता करना है कि कोई कंपनी इंटेंजिबल में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। इंटेंजिबल देखने के लिए आपको एनुअल रिपोर्ट में अदर एक्सपेंसेस और मेसिलिनियस एक्सपेंसेस पे फोकस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन में कितना पैसा खर्च कर रही है। अब आप खुद ही सोचिए, कोई कंपनी अगर एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में खूब पैसा खर्च करेगी तो वो क्या डेवलप करेगी इन द एंड? उसकी जो ब्रांड्स होंगी वो डेवलप होंगी, उनके बारे में लोगों को पता चलेगा और इस वजह से प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ेगी। मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, डिजाइनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन दोनों की वजह से कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स बना पाएगी और मार्केट में लॉन्च कर पाएगी और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी रहेगी, फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी। तो ये दोनों चीजें भी आपको हेल्प करेंगी पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये मोड डेवलप करने में। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है। जो कंपनी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी वो तो फ्यूचर में चल ही नहीं पाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट,
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो हैं या फिर नए नए लोग जो कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है। ये स्पेशली लागू होता है किस पे, इन्फोसिस और टीसीएस पे। ये दो कंपनीज बहुत ज्यादा फेमस हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, और इसकी वजह से ये बहुत ही बड़ा मोट बना पाई हैं जो कि कोई तोड़ नहीं पाता है। और इस वजह से ये कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं और ग्रो करती चली जा रही हैं। कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल फी, बहुत बार कंपनीज के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं और वो दूसरी कंपनीज की कंसल्टेंसी की सर्विसेज यूज करती हैं, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी कितना पैसा लगा रही है, ये भी एक अच्छा साइन होता है। उसके बाद है सातवां पॉइंट, आर एंड डी एक्सपेंसेस, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत अच्छी चीज है, जैसे टेक्नोलॉजी हुई वैसे ये भी हर कंपनी को करना चाहिए। जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, वो कंपनी एक से एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकती है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जिसका कंपटीशन कम है या कंपटीशन आ ही नहीं सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से डेवलप होता है। अब एक कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, आप खुद से ही सोचो, अपने आप से पूछो, जो कंपनी रेवेन्यू कलेक्ट करती है, रेवेन्यू से जो एक्सपेंसेस माइनस हो जाता है, बचता क्या है? प्रॉफिट। एक्सपेंसेस के अंडर में ये सारे एक्सपेंसेस आ गए जो मैंने 1 से 7 तक मेंशन किया है। अब कंपनी अगर इन सारी चीजों में खूब सारा पैसा लगा रही है, तो देखिए कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है। तो कंपनी के पास रेवेन्यू आया, कंपनी ने इन सारी चीजों में खूब सारा पैसा लगा दिया, कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया। अगर कंपनी चाहती तो ज्यादा प्रॉफिट दिखा सकती थी, क्योंकि ये सारी चीजें तो ऑप्शनल है। कंपनी इनमें इन्वेस्ट करे या ना करे या कम करे, क्या फर्क पड़ता है। तो जो कंपनी इन्वेस्टर्स को खुश करना चाहती है, दिखाना चाहती है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है, तो वो कंपनी इन सारी चीजों में कम पैसा लगाती है। लेकिन जो कंपनी इन सारी चीजों में ज्यादा पैसा लगा रही हैं, खर्च कर रही हैं, आप खुद ही सोचिए, वो कंपनीज हमें दिखाना नहीं चाह रही कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। उनको ये पता है कि हम एक एवरेज प्रॉफिट ही दिखाएंगे, लेकिन हम वो सारी चीजें करेंगे जो जरूरत है और हमें करनी चाहिए। तो भले ही अच्छी कंपनीज का प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाए, लेकिन वो इन सारी चीजों में पैसे खर्च करने में कभी हिचकिचाती नहीं है, कभी पीछे नहीं हटती हैं, और जितना बन सकता है वो इन सारी चीजों में पैसे खर्च करती हैं। इस चीज को ट्रैक करने से मैनेजमेंट की क्वालिटी भी पता लगती है। इससे पता लगता है कि मैनेजमेंट हमें इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि ठीक ठाक प्रॉफिट भी दिखा रहा है, और इनटेंजिबल्स में काफी सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कंपनी का फ्यूचर सिक्योर हो सके और कंपनी ग्रो कर सके बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि आईटीसी और एचयूएल इन चीजों में कितना कितना पैसा स्पेंड करती हैं। ये मार्च 2020 की एनुअल रिपोर्ट से है। तो आप देखिए आईटीसी क्या कर रही है, सारी चीजों में बराबर पैसे लगा रही है, क्योंकि आईटीसी इस समय एफएमसीजी का जो बिजनेस है, वहां पे नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, मार्केट रिसर्च उसे करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें देखिए आप, थोड़ा थोड़ा करके आईटीसी पैसा लगा रही है। एचयूएल का क्या है, एचयूएल की बहुत सारी ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड। तो एचयूएल जो है प्रमोशन और सेल्स में बहुत सारा पैसा लगा रहा है, एडवर्टीजमेंट में, सेल्स में। तो देखिए आप इमेजिन करिए, एचयूएल 4713 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन करता है। कितना ज्यादा अमाउंट है। तो आप सोचिए कि एचयूएल अगर यहाँ पे पैसे ना खर्च करता, तो इतना ही प्रॉफिट ग्रो कर जाता, तो प्रॉफिट एचयूएल का 4713 करोड़ और ज्यादा दिख जाता हमें। बट एचयूएल नहीं चाहता कि ज्यादा प्रॉफिट दिखाएं, बल्कि वो चाहता है कि इन सारी चीजों में भी पैसे खर्च करें। यही सेम देखिए आईटीसी एडवर्टीजमेंट और सेल्स में 1000 करोड़ लगाता है। और ओवरऑल देखेंगे अगर आप, तो इनका जो रेवेन्यू है, एचयूएल अपने रेवेन्यू का 13% खर्च करती है इन सारी चीजों में, और आईटीसी 3% करता है। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे कि जितनी बड़ी कंपनी है वो उतना ही ज्यादा पैसा इन सारी चीजों में लगा रही है,
और इसी वजह से जो बड़ी कंपनी है वो टाइम के साथ और बड़ी होती जा रही है। अगला मैंने दिखाया है टीसीएस और इन्फोसिस का कंपैरिजन। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन, आर एंड डी में टीसीएस कितना इन्वेस्ट करती है? 5414 करोड़। इन्फोसिस करती है 1357 करोड़। तो देखिए, टीसीएस का इन्वेस्टमेंट है 3% अपने रेवेन्यू का, जबकि इन्फोसिस का है 1%। और आप बताइए, टीसीएस सच में बड़ी कंपनी भी है, और बड़े होने के बाद भी वो अपने रेवेन्यू से आए हुए पैसे को खूब ज्यादा अमाउंट, मतलब 3%, इन्फोसिस के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही है। तो टीसीएस का यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि टीसीएस जो कि अभी भी नंबर वन है, आगे भी नंबर वन रहेगी, और नंबर वन रहने के लिए वो इन्फोसिस से कहीं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है इन सारी चीजों में। अब मैंने आपको यहाँ पे एशियन पेंट और बर्जर पेंट का डेटा दिखाया है। इस डेटा को भी देख के आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये डेटा बोल रहा है कि एशियन पेंट अभी भी नंबर वन है और आगे भी नंबर वन ही रहेगा, क्योंकि बर्जर पेंट अपने रेवेन्यू का 4% इन्वेस्टमेंट कर रहा है आर एंड डी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन में, जबकि एशियन पेंट बर्जर पेंट से ज्यादा कर रहा है 5% का इन्वेस्टमेंट। ऑलरेडी एशियन पेंट का रेवेन्यू बर्जर पेंट से बहुत ज्यादा है, और उसके बाद भी एशियन पेंट और ज्यादा पैसा लगा रहा है बर्जर पेंट के कंपैरिजन में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट एशियन पेंट कर रहा है, फ्यूचर में ये नंबर वन ही बना रहेगा, बल्कि और भी ज्यादा ग्रो करेगा। अगला डेटा मैंने आपको दिखाया है फार्मा इंडस्ट्री से। तो मैंने दो छोटी कंपनी इसमें ली हैं और दो बड़ी कंपनी भी ली हैं। दो छोटी में आ गई अल्पा लेबोरेटरीज और हो गई मार्क्संस फार्मा। तो आप देखिए, मार्क्संस फार्मा 0.93% इन्वेस्ट कर रही है, 1.48% इन्वेस्ट कर रही है, मतलब लगभग 1.5 और 1 के बीच में अपने रेवेन्यू का। जबकि अल्पा लेबोरेटरीज कर रही 0.28%, 0.57%। तो आप यहीं पे ही देख के समझ सकते हैं कि कौन कंपनी यहाँ से आगे जाएगी ज्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्क्संस फार्मा अल्पा लेबोरेटरीज से ज्यादा आगे जाएगी फ्यूचर में। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है डेटा में। सिप्ला का डेटा डॉक्टर रेड्डीज का है। डॉक्टर रेड्डीज 16.14% इन्वेस्ट कर रही है, जबकि सिप्ला 11.15% कर रही है। तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि कौन सी कंपनी आगे जाने वाली है, उसी हिसाब से आप पैसे लगाएंगे। तो आपने देखा मैंने कितनी सारी कंपनीज को कंपेयर करके दिखाया, और कितना क्लियर डेटा से दिख रहा है कि कौन सी कंपनी आगे जाएगी या फिर करंटली कौन सी कंपनी आगे है। ये तो मैंने सिर्फ आपको डेटा दिखाया इन कंपनीज का 2020 का और 2019 का। लेकिन आप जब इस डेटा को ट्रैक करेंगे पिछले 10 साल से, तब आप क्लियरली समझ पाएंगे कि कौन सी कंपनी कितना पैसा लगाई, अभी कितना आगे है, और आगे कितना आगे जा पाएगी। तो यहाँ से डेटा ही आपको बता देगा किन में इन्वेस्ट करना है और किन में नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा डेटा दिखाऊंगा, वो ये डेटा है। और इस डेटा का मीनिंग ये है कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं। उन 50 कंपनी का जो प्रॉफिट आता है, अगर आप उनका सारा प्रॉफिट मिला दें, तो सिर्फ 16 कंपनी निफ्टी 50 का 80% प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। मतलब 16 ही कंपनी अच्छी हैं, बाकी उतनी अच्छी नहीं है। आज से 10 साल पहले 2010 में क्या होता था? 26 कंपनीज 26% प्रॉफिट लेके जाती थी निफ्टी 50 का। लेकिन अब देखिए, ये कंपनी कितनी कम हो गई है। 16 कंपनी हो गई, बहुत कम हो गई। 10 कंपनी कम हो गई, 26 से होके 16 हो गई है। लेकिन प्रॉफिट की हिस्सेदारी देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है। पहले 26 थी, अभी 79 है। इसका क्या मतलब है कि जो अच्छी कंपनी है वो और अच्छी होती जा रही हैं टाइम के साथ। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो ये जो 16 कंपनी है, 16 से 15, 15 से फिर 10, ऐसे होती जाएंगी। तो ऐसा ट्रेंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं देखा जा रहा, हर जगह। यूएस में भी यही सेम ट्रेंड है कि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है, तो उस कंट्री में जो अच्छी अच्छी कंपनी है, जिनका मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, वो कंपनी धीमे धीमे पूरी कंट्री पे कब्जा करती जाती हैं।
और यही इंडिया के केस में भी हो रहा है। जो भी अच्छी कंपनी है वो छोटी छोटी कंपनी को, और ऐसी कंपनी जो अच्छी नहीं, जिनका मैनेजमेंट बुरा है, उन सबको खाती चली जा रही हैं, एक्वायर करती जा रही हैं। वो बड़ी होती जा रही हैं और बाकी सब रास्ते से हटते जा रहे हैं। तो इंडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही अच्छी कंपनीज के पास आ रहा है। अब मैंने ये एक और डेटा आपको दिखाया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें निफ्टी 50 की कंपनीज तो हैं ही, साथ में बाकी सारी कंपनीज भी हैं। मतलब जितनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, वो सारी कंपनी को आप कंसीडर करिए, इंक्लूड करिए और उनका प्रॉफिट मिला दीजिए। जब आप सबका प्रॉफिट मिलाएंगे तो आप ये पाएंगे कि इंडिया की जो टॉप 20 प्रॉफिटेबल कंपनी हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती हैं, टॉप 20 कंपनीज, वो इंडिया का जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इंडिया की सारी कंपनीज को मिला के, उसका 70% सिर्फ 20 कंपनीज से आता है। कितनी बड़ी बात है आप देखिए, और कितनी मीनिंगफुल है कि जो बड़ी कंपनी है वो और बड़ी होती जा रही हैं, और इंडिया का जितना भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है सब उन्हीं कंपनी से होता जा रहा है, और ऐसा ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है इंडिया की टॉप 15 कंपनीज आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, खाली 15 कंपनी इंडिया का, कंट्री का 80% प्रॉफिट लेके जाएं और रिमेनिंग 20% बाकी कंपनी से आए। तो ये, इसे कहते हैं पोलराइजेशन, जहां पे कुछ ही कंपनीज हैं जो आगे बढ़ती जा रही हैं और बाकी सब कंपनी डिस्ट्रॉय होती चली जा रही हैं। ये एक तरह का वॉर है, जैसे पहले राजाओं के टाइम पे हुआ करता था। अब जैसे कंपनीज आपस में लड़ रही हैं, लेकिन जो अच्छी हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वो पूरी कंट्री पे कब्जा करती जा रही हैं। तो मैंने देखिए यहाँ पे टॉप 20 कंपनीज की लिस्ट भी दी है, जिसमें रिलायंस है, टीसीएस है, ओएनजीसी है, एचडीएफसी बैंक, कोल इंडिया, आईओसीएल, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें, और आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।